नमस्कार साथियों, अनअकैडमी के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने भारत के इतिहास में पहला वीडियो जो है वह देखा, जिसमें हमने बतलाया इतिहास को वर्तमान समय में किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और 4 पुरुषार्थ के बारे में मैंने बतलाया था। उसके बाद मैंने इतिहास का विभाजन किया था, भारत के इतिहास का, और हमने यह कहा था कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करेंगे। साथियों, उस वीडियो में भी मैंने सूचना दिया था और इसमें भी कि 3 जुलाई से बीपीएससी मेंस का क्लास अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास। 3 जुलाई मतलब कल से। और आप या आपके कोई जान पहचान के, आपके घर के, आपके दोस्त अगर इस कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं कोर्स को, या रिवीजन के ख्याल से भी, तो आप अनअकैडमी के लिंक पर जाएं। वहां पर सारी जानकारी आपको मिलेगी और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 6 एक्सपर्ट जो हैं मिल करके कोर्स को समाप्त करेंगे साथियों। तो आप जाएं उसमें और जानकारी लें, उसके बाद से आप जुड़े, क्लास करें, उसका लाभ उठाएं। हम लोग आज जो है प्राचीन भारत का इतिहास शुरू करेंगे। तो इतिहास का विभाजन हम लोगों ने 3 भागों में किया था। उसी तरह से प्राचीन भारत के इतिहास का भी विभाजन किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो हम लोग यहां देखेंगे, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, या अब इस प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है, और यहां से हम लोगों को परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि किन 3 भागों में विभाजित जो है वह किया गया है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा या एज, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग प्रोटो कह सकते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एरा, प्री प्रोटो। और दूसरा के बाद तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको हिस्टोरिक एरा या एज भी इसको कहते हैं, हिस्टोरिक एज या एरा। तो यह 3 भागों में यहां पर विभाजित जो है वह किया गया है। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है। दूसरा बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, आद्यैतिहासिक काल के बारे में, ऐतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं था और मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था।
उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। सीधा सरल शब्दों में यह क्या कह सकते हैं कि लिखित साधन था कि नहीं, लिखित साक्ष्य या साधन यहां था कि नहीं था, तो नहीं था। यहाँ पर जो भी हम लोगों को जानकारी मिलता है वह उत्खनन के आधार पर जानकारी मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जानकारी जो है वह मिलता है। जैसे उदाहरण में यहां शामिल करेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, पूर्व का काल, इसको रख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल का। यह उदाहरण हो गया हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। अब यहां प्रोटो हिस्टोरिक एरा है, यहां पर आदि ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला है लेकिन उसका अर्थ हम लोगों को अभी तक ज्ञात नहीं है। तो यहां लिखित साधन नहीं मिला, यहां लिखित साधन, लिखित साधन यहां क्या हुआ, मिला है लेकिन अर्थ ज्ञात नहीं, अर्थ ज्ञात नहीं है। उस काल को आदि ऐतिहासिक काल जो है वह कहा गया है। और उदाहरण क्या है, जैसे में हड़प्पा सभ्यता यह है, तो यह परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसको स्टार से हम यहाँ इंगित कर रहे हैं, स्टार दे करके, कि हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। प्रोटो हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है, याद रखना है, परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो यह है आदि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल है या हिस्टोरिक एरा, वैसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी है, साधन भी है और उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी हो गया था। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे लिखित साधन, लिखित साधन क्या है, उपलब्ध है और अर्थ भी ज्ञात है और मानव भी पूर्ण रूप से सभ्य बन गया था। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का काल, बुद्ध का काल मतलब 600 BC, यहां से ऐतिहासिक काल शुरू होता है, वर्तमान तक इसको जोड़ा जाता है। तो साथियों, यह प्राचीन भारत के इतिहास का विभाजन है। आप इसको नोट कर सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले याद रखना है हड़प्पा सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा गया है। आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे
कि प्राचीन भारत का विभाजन जो है वह 3 भागों में किया गया है। वह किस रूप में यहाँ पर किया गया है? तो यही रूप है। अब इसके बाद हम लोगों का पहला चैप्टर शुरू होगा आज साथियों, और वह चैप्टर मैं हमेशा स्रोत से शुरू करता हूं। जैसे हम लोग बिहार पढ़े थे तो बिहार में भी मैंने स्रोत से शुरू किया था। अब हम लोग चूंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, इसी चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। और यह बहुत बड़ा चैप्टर है, यह आगे चल करके सभी अध्याय से जुड़ा हुआ है, और इसी चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन जो है वह बीपीएससी में आपको पूछा जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको ध्यान से आपको देखना है, नोट भी करते चलना है और याद भी करते चलना है। एक एक पॉइंट जो है वह मिलेगा आगे चल करके। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश आएगा, गुप्त वंश आएगा, हर्षवर्धन आएगा, चोल वंश आएगा, राष्ट्रकूट, पल्लव आएंगे, तो वहां भी फिर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। प्रत्येक चैप्टर से यह जुड़ा हुआ है। तो स्रोत चैप्टर को क्या कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का यह आधार स्तंभ है, यह पिलर के रूप में है, और इसी पर प्राचीन भारत का इतिहास जो है वह टिका हुआ है। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और यह आप लोगों ने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग स्रोत की शुरुआत करेंगे। चैप्टर है हम लोगों का साथियों प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि वह सोर्स, वह साक्ष्य आपको अगर दे दिया जाए तो आप भी प्राचीन भारत के इतिहास का खाका का निर्माण जो है वह कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का चैप्टर है। अब पहला चैप्टर हम लोगों का शुरू हो रहा है, और यह बहुत लंबा चौड़ा बड़ा चैप्टर जो है, तो ध्यान से यहाँ देखना है। पहले मैं यहाँ सारणी बना दूंगा, उस सारणी को आप लोगों को उतार लेना है, और उसके बाद प्रत्येक पॉइंट का हम लोग यहाँ विश्लेषण करेंगे, व्याख्या करेंगे साथियों, और उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन जो है वह करेंगे। तो आप यहाँ सारणी को देखें और उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। तो अब आप यहाँ सारणी देखिए, इसको भी अध्ययन के लिए विभाजन किया गया है, और वह विभाजन क्या है मैं आप लोगों को यहाँ बतला रहा हूं। जैसे स्रोत में यहां मैंने लिखा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत पहला हो गया। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत है। तीसरा है विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत। तो यही 3 प्रकार का स्रोत है जिसके माध्यम से हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं साथियों। तो यह 3 भागों में मैंने बांटा।
अब इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है वह शामिल किया जाता है वह आपको यहाँ पर देखना है। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या शामिल कर सकते हैं, तो वह है अभिलेख। यह पहला पॉइंट है, अभिलेख। और अभिलेख को हम लोग यहाँ शामिल करेंगे और अभिलेख के बारे में हम लोग चर्चा भी साथियों करेंगे। उसी के साथ अन्य तथ्य भी यहाँ निकल करके सामने आएगा और उसको भी लेकर के हम लोग चलेंगे। अभिलेख के साथ अन्य तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है और यह है, आप यहाँ देखेंगे तो मूर्ति कला, फिर चित्रकला, सिक्का से भी जानकारी मिलता है, भवन एवं स्मारक। तो इतने पॉइंट जो है हम लोग पुरातात्विक स्रोत में शामिल करेंगे। उसके बाद यहाँ है साहित्यिक स्रोत। तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा धर्मेतर ग्रंथ। तो साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया। अब धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या है, तो यह आप यहां देखिए, जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पहला। दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा, जब बौद्ध होगा तो जैन भी होगा, जैन धर्म ग्रंथ। तो यह धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत यह शामिल करेंगे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक आएगा जो आगे हम चर्चा करेंगे। धर्मेतर, धर्म से इतर, तो एक तरफ हम लोग क्या लिख देंगे, पुस्तक, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, लेखक। ऐसे करके कुछ पुस्तक कुछ लेखक हम लोग यहां दे सकते हैं। आगे बता देंगे आप लोगों को, लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। एक दो प्रश्न पुस्तक और लेखक से भी बीपीएससी में पूछा जाता है। और यहां हमने लिखा है विदेशी स्रोत। तो विदेशी स्रोत के अंतर्गत भी साहित्य को ही रखा जाता है, पुस्तक को ही रखा जाता है। विदेशी यात्री यहाँ आए, जो कुछ भी भारत में उन लोगों ने देखा, जो सीखा, उसको ग्रंथ का रूप दे दिया और उससे भी भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए विदेशी ग्रंथ में क्या शामिल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं पहले यूनानी ग्रंथ, कुछ यूनानी ग्रंथ है तो यह शामिल करेंगे। फिर दूसरा चीनी ग्रंथ, चीन के यात्री भारत आए थे और उन लोगों ने जो ग्रंथ लिखा इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद अंतिम अरबी ग्रंथ। तो यही हम लोगों का पॉइंट है। और अब इस पॉइंट का जो भी आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं सभी का एक एक करके हम लोगों को वर्णन करना है साथियों। तो आप यहाँ देख रहे हैं और इसको आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ऐसे में जो ज्यादा पॉइंट है तो एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा, तो नोट आप कर ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो 3 भागों में मैंने बांट दिया। अब शुरुआत हम लोग यहां से करेंगे, अभिलेख से। तो उसी की चर्चा हम लोगों को यहाँ पर करना है साथियों, अभिलेख के बारे में। तो यह जो पॉइंट है ना अभिलेख, वो मैं यहां ला रहा हूं आप लोगों को। अभिलेख, इस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख शास्त्र, यह आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और यह आपको केसी श्रीवास्तव के पुस्तक में, झांसी माली के पुस्तक में भी मिलेगा। अभिलेख शास्त्र, एपीग्राफी, अभिलेख शास्त्र या एपीग्राफी के नाम से संबोधित किया गया है अभिलेख के अध्ययन। यह परीक्षा में पूछा है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं आप बताएं। तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं, या यह न दे करके अंग्रेजी में दे देगा एपीग्राफी कहते हैं। अब इस अभिलेख के अंतर्गत दूसरा पॉइंट बनेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख किसने पढ़ा है? आप इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख किसने पढ़ा, क्योंकि सबसे प्राचीन हम लोगों की वही सभ्यता है। साथियों, यहां पर आप लोगों का जवाब कुछ लोगों का आया है, तो हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यह पॉइंट बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख किसने पढ़ा, तो किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है। साथियों, लाइट चला गया था तो उसके लिए सॉरी, यह तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। पढ़ाते वक्त में वो बिजली गुल हो जाती है, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, कट के फिर तुरंत आ जाता है, वह व्यवस्था है। तो यह पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब चूंकि हम लोग यह पढ़ रहे हैं, तो यह अब हम इसको मिटाएंगे। आप लोग उतार लिए होंगे, लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसी में अब हम लोग इन सभी की चर्चा जो है एक एक करके करेंगे साथी। तो देखिए, यहां पुरातात्विक स्रोत को समाप्त करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो सबसे पहले किसका अभिलेख पढ़ा गया है, यह भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो भारत में सबसे पहले जिसका अभिलेख पढ़ा गया है वह व्यक्ति है अशोक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया है भारत में। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? 1837 में। अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख को लिखा किसने था?
यूपीएससी में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख के रचनाकार कौन थे? चापड़। इन्होंने लिखा था, चापड़ ने अशोक के अभिलेख को लिखा और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। अशोक का अभिलेख जो है, अब तीसरा पॉइंट यहां देखना है आपको, अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो प्राकृत। यह आपका आंसर होगा, प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेख को लिखा गया है। प्राकृत को अर्धमागधी भी कहते हैं, अर्धमागधी। अगर प्राकृत विकल्प में नहीं देगा तो क्या दे देगा? अर्धमागधी। अशोक के अभिलेख किस भाषा में? तो अर्धमागधी भाषा में। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख में कौन कौन से लिपि का प्रयोग हुआ? तो सबसे ज्यादा जिस लिपि का प्रयोग हुआ वह है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सबसे ज्यादा पूछेगा तो यह आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, यह है ब्राह्मी लिपि। लेकिन ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्टी, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, इन चारों लिपि का प्रयोग जो है अशोक के अभिलेख में किया गया है। तो जैसा विकल्प में आंसर, जैसा क्वेश्चन पूछेगा और विकल्प देख करके हम लोगों को आंसर देना है। सबसे ज्यादा पूछ देगा तो क्या आंसर होगा बताइए आप लोग? यह होगा ब्राह्मी लिपि। और पूछ देगा अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये चारों लिपि का प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न यहां बनेगा जो कठिन कहा जाता है प्रश्न, लेकिन आप जान लेंगे या जानते होंगे तो आसान है। इस जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा तो वह किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में। यह भी तो पूछ देगा कि जेम्स प्रिंसेप ने जिस अभिलेख को पढ़ा था वह किस लिपि में लिखा गया था? तो वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और इसी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़े तो मोटे अक्षरों में, बोल्ड अक्षर में लिखा गया है ब्राह्मी लिपि। यह ब्राह्मी लिपि जो है किधर से किधर लिखा जाता है? तो बाएं से दाएं यह लिखा जाता है। ब्राह्मी यह नाम दिया गया है। तो परंपरा के अनुसार माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा इस लिपि के जनक थे, उनके मुख से यह लिपि निकला था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ब्राह्मी लिपि इसका नाम कर दिया गया। और यह लिखा जाता है बाएं से दाएं। यहाँ ब है, ब ब्राह्मी, और यहाँ भी ब है बाएं। तो याद कर लीजिए बाएं से दाएं यह लिखा जाता है। इसके विपरीत है यह खरोष्टी लिपि, और यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, यह आप यहां देख रहे हैं। इस खरोष्टी लिपि का जन्म जो है अरमाइक लिपि से हुआ है। इस लिपि से ईरान की लिपि को, फारस की लिपि को अरमाइक कहते हैं। यूनान की लिपि को ग्रीक, भाषा भी ग्रीक और लिपि भी ग्रीक ही कहते हैं। तो यह अशोक के अभिलेख से संक्षिप्त बात है यहाँ। और इन
साक्ष्यों से हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाता है। आशा मैं करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, तो पूछा जाता है कुछ प्रमुख अभिलेख और शासक, जैसे प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से। तो कुछ प्रमुख अभिलेख का मैं यहां सारणी बना देता हूं और संबंधित शासक भी वहां रहेगा, वह आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। तो वह परीक्षा में जब आपसे पूछेगा अभिलेख से, तो वह आपका कभी गलत नहीं होगा और यहीं से वह प्रश्न भी आपका बन जाएगा। तो यह आप लोग समझ गए। अब इसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख है और संबंधित शासक, संबंधित शासक। अब पहला मैंने कहा यहां पर प्रयाग प्रशस्ति, यहां देखिए प्रयाग। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए प्रशस्ति। यह किससे संबंधित है, शासक का नाम यहां बतलाना है। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। मेहरौली दिल्ली में है यह, लौह स्तंभ। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। एहोल अभिलेख, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख। उत्तर प्रदेश में है यह दोनों। अब यहां पर हम लोगों को संबंधित शासक के बारे में यही पूछ देगा परीक्षा। मान लीजिए इसको ले लिया, मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। तो यहां पर तो केवल हम लोग लिख देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन जब गुप्त वंश चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोगों के सामने यहाँ आ गया इस चैप्टर में, और फिर जब आप गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तो वहां आएगा, याद तो ऐसे ही हो जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह आपको याद नहीं होगा। अब यहाँ प्रयाग प्रशस्ति है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जब आएंगे तो फिर पढ़ेंगे। गिरनार अभिलेख गुजरात में है और रुद्रदामन यह शक शासक था और उसी से संबंधित है।
मंदसौर अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारबेल, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में है। कलिंग का यह शासक था खारबेल, और इसी ने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी किया था। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का यह शासक है, और एहोल अभिलेख को इसने जारी किया था। यह कर्नाटक में है एहोल अभिलेख। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख, हर्षवर्धन। और यह उत्तर प्रदेश में है। तो इन शासकों के बारे में इस अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाता है, और जिससे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। तो अभिलेख के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो अगर अभिलेख से प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से यहीं से वह फंस जाएगा, यहीं से निकल करके आ जाएगा। अब यह तो भारत के संदर्भ में अभिलेख हो गया। अब भारत से बाहर भी कुछ अभिलेख जो है वह हम लोगों को प्राप्त हुआ है। साथियों, इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट से तो होगा नहीं, क्योंकि नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपका सही होगा, और तब जाकर के यह आपको याद होगा। क्योंकि लंबा सफर जो है वह तय करना है, कितना स्क्रीनशॉट आप लेंगे। अब विदेश से जो अभिलेख मिला है वह हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। यह भारत के संदर्भ में हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं, और इसके बाद जो है हम लोग विदेश से जो अभिलेख मिला है उसकी चर्चा करेंगे, और वहां से भी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। तो आप देखिए यहां छूट नहीं ना रहा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तब तो हमको पता चलेगा कि छूट रहा है। मैंने मिटा दिया और आपने लिखा नहीं, तो मैं यहां पर ध्यान दूंगा। अब विदेशों से जो मिला, विदेशी अभिलेख, तो यहां देखिए कौन है विदेशी अभिलेख। पहला नंबर पर आएगा बोगाजकोई, बोगाजकोई। यह है बोगाजकोई अभिलेख। मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है साथियों, एशिया माइनर से। यह क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम बोगाजकोई, मध्य एशिया में है यह, और यहां से यह अभिलेख मिला है, इसलिए इसको बोगाजकोई अभिलेख कहते हैं। इसको संधि पत्र, संधि पत्र अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख से क्या पता चलता है हम लोगों को? तो इस अभिलेख से पता चलता है कि आर्य लोग भारत आए थे। देखिए, जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि आर्य लोग जो हैं वह मध्य एशिया से, मध्य एशिया से चलकर ईरान आए, यहां आ गए ईरान, और यहां आकर के रुकते हैं प्रारंभिक स्थली में,
और यहां से आर्य लोग, आर्य थे, आर्य जो मध्य एशिया से चल के सबसे पहले रुके ईरान में, और यहां से दो भागों में बट गए, एक पूरब और एक पश्चिम। एक पूरब की तरफ प्रस्थान कर गए, एक पश्चिम की तरफ प्रस्थान कर गए। जो पूरब की तरफ प्रस्थान किए वो भारत में प्रवेश कर गए और वैदिक सभ्यता को जन्म दिया, आर्य सभ्यता को जन्म दिया। आगे चैप्टर मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे। और जो पश्चिम की तरफ चले गए उन्हीं लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को जन्म दिया, जिसको पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो परीक्षा में हम लोगों को क्या पूछेगा, यह आप ध्यान देने की बात है। परीक्षा में पूछा गया है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चलकर सबसे पहले कहां रुके, तो ईरान में रुके थे। सबसे पहले ईरान में रुके थे। और इसकी जानकारी किस अभिलेख से होता है, तो बोगाजकोई अभिलेख से या संधि पत्र अभिलेख से इसकी जानकारी होता है। अब यह कितना पुराना है, तो यहां देखिए 1400 BC। यह अभिलेख जो है वह 1400 ईसा पूर्व जो है उस समय का है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो परीक्षा कठिन जब क्वेश्चन बना देगा तो पूछ देगा कौन वैदिक देवता का, तो यहां देखिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, यही जो है चार देवता जो यह वैदिक कालीन देवता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। नासत्य को अश्विन भी कहते हैं, अश्विन। विकल्प में नासत्य न देकर के ए दे देगा, अश्विन। तो यही चार देवताओं का उल्लेख जो है वह बोगाजकोई अभिलेख में किया गया है। कोई इसमें से हटा देगा, और मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ इंद्र हटा दिया और यहां अग्नि रख दिया, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, मान लीजिए यह ए है, बी है, सी है, डी है, निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख बोगाजकोई अभिलेख में नहीं किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि। ऐसे ही यह पूछा जाता है परीक्षा में। तो यहां आंसर क्या होगा, तो आंसर फिर वही मैं लिख रहा हूं, इंद्र हो जाएगा। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख इस बोगाजकोई अभिलेख में किया गया है। क्लियर है। अब इसमें कोई दो राय आप लोगों को नहीं होना चाहिए, दो मत नहीं होना चाहिए। तो विदेशी अभिलेख में यह पहला महत्वपूर्ण अभिलेख है। दूसरा अभिलेख मिला है भारत में। साथियों, यह अभिलेख भारत में मिला है लेकिन विदेशी से संबंधित है, और यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार 66वीं बीपीएससी में यह पूछ लिया जाए। और यह अभिलेख है बेसनगर। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर, इसको विदिशा भी कहते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। पूछेगा कि इसको निर्माण किसने करवाया या किससे संबंधित है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस इससे संबंधित है साथियों, हेलियोडोरस। तो एक पॉइंट तो यह है कि यह अभिलेख किससे संबंधित, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस यूनानी था।
कहाँ का शासक था? तो तक्षशिला का रहने वाला था। और यह तक्षशिला का रहने वाला व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बेसनगर पहुंचता है और बेसनगर में इसने एक स्तंभ को जारी किया था और यही परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा इससे क्या पॉइंट बनेगा? इससे पॉइंट बनेगा कि इसने भागवत धर्म को अपना लिया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारत का धर्म जो है वह विश्व को प्रभावित करता है। यह यूनानी व्यक्ति था, फिर भी इसने भागवत धर्म को अपनाया, क्योंकि इस अभिलेख में भागवत शब्द का उल्लेख जो है वह किया गया है। यह भी आप देखिए ना, गरुड़ यह पक्षी है, किसकी सवारी है? तो भगवान विष्णु की सवारी है। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि इसने वैष्णव धर्म को या भागवत धर्म को अपना लिया था। भागवत धर्म को ही वैष्णव धर्म कहते हैं। आगे चैप्टर मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो है यह निकल करके सामने आ जाता है, याद रखना है आपको। इसके बाद यहां पर आप देखिए पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख। इससे भी जानकारी मिलता है। पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख दोनों जगह का नाम है। ईरान की प्राचीन राजधानी कौन था? अगर परीक्षा में पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए। ईरान की प्राचीन राजधानी का नाम था पर्सिपोलिस। यहां से अभिलेख मिला है और यह भी ईरान का ही जगह है बहिस्तून, और यहां से भी अभिलेख मिला है। और इससे प्रमाणित क्या होता है कि ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। तब पूछ दे कि कौन ऐसा प्रथम शासक था ईरान का जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो वह डेरियस प्रथम था। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख से जानकारी मिलती है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किन लोगों ने किया? आप बताएं, यूनानियों ने किया कि ईरानियों ने किया? बोलिए। सिकंदर महान जो है वह यूनान के रहने वाले थे। तो विकल्प में देगा ए ईरान, बी यूनान, सी तुर्क, डी ग्रीक। तो क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में भारत पर सबसे पहले किन लोगों ने आक्रमण किया? तो यह ईरानी शासक था, इसलिए ईरान ने सबसे पहले आक्रमण किया। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है। ईरान सबसे पहले यह आक्रमण किया और इसके बाद यूनानी। तो अब जो है सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करते हैं। क्लियर है? अगर परीक्षा में कैसे भी प्रश्न पूछे तो मैं यहाँ आप लोगों को प्रश्न का स्वरूप भी बता रहा हूं कि इस तरह से पूछा जा सकता है और इसी को आधार बना करके आप यहाँ जवाब तैयार कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं साथियों। और इतना आसान तरीका से जो समझाया जा रहा है वह आपको निश्चित रूप से याद भी हो जाना चाहिए। तो अभिलेख हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पर आकर के इस चैप्टर के लिए यह अभिलेख जो है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ के लिए
आगे बढ़ेंगे तो फिर अभिलेख के बारे में जो महत्वपूर्ण आएगा वह पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर में, जहां जहां है अभिलेखीय साक्ष्य वह फिर हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्राचीन भारत के इतिहास का जो स्रोत आप पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत में पहले पढ़ा आप लोगों ने अभिलेख, और अभिलेख यह पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मूर्ति कला के बारे में। इस मूर्ति कला से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। तो आप अब मूर्ति कला के बारे में यहाँ देखिए, यह आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मूर्ति कला की। भारत पर सबसे पहले किन लोगों ने आक्रमण किया? ईरानी की यूनानी? अभी मैंने बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ईरानी ने आक्रमण किया था। अब यहां आप मूर्ति कला देखिए, मूर्ति कला मूर्ति कला। तो मूर्ति कला केवल लिख देने से नहीं हो जाएगा। मूर्ति कला के बारे में अगर सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उस प्राचीन काल में भारत के मूर्तिकारों ने, विद्वानों ने ऐसी तकनीक विकसित कर लिया था, ऐसा टेक्निक विकसित कर लिया था जिसके आधार पर यह लोग सजीव मूर्ति का निर्माण कर देते थे। देखने में सजीव लगता था, वैसा सांचा का निर्माण कर लिया गया था। और जो सबसे प्राचीन हम लोगों की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, वहीं से मूर्ति निर्माण का कार्य जो है वह शुरू हो गया था। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति निर्माण प्रारंभ। जैसे कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, तो यह विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखा होगा, तो उस मूवी में भी यह कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति बार बार जो है वह दिखलाया गया है। मतलब क्या कि पत्थर के मूर्ति के साथ साथ प्राचीन काल में भारतीय मूर्तिकारों ने कांसे की मूर्ति का मतलब धातु की मूर्ति के निर्माण के कला के बारे में भी जान लिया था। भ्रष्ट मोम विधि के माध्यम से इस मूर्ति का निर्माण जो है वह किया गया था। इस मूर्ति कला की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हुआ। विकास जो है वह कुषाण काल में, कुषाण काल यहां पर आकर के विकास होता है। लेकिन पूछ ले कि सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ मूर्ति कला का, तो गुप्त काल। सबसे अधिक विकास तो यह गुप्त काल में हुआ था। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा जो है वह दिया गया है। अब साथियों यहाँ दो हम लोग और पॉइंट लेंगे मूर्ति कला में, और वहां से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। जैसे यहां देखिए, एक है गंधार कला, गंधार कला। तो यह गंधार क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। पाकिस्तान का यह क्षेत्र है और इसकी राजधानी जो है वह तक्षशिला था, जहां के निवासी चाणक्य थे।
तो गंधार के क्षेत्र में जिस कला का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसी का नाम रख दिया गया गंधार कला। और यह गंधार कला क्षेत्र में विकसित हुआ और अन्य कला को भी प्रभावित कर दिया। तो पहला पॉइंट यह पूछा जाएगा कि हिंद और यूनानी, हिंद प्लस यूनानी कला के मिश्रण से किस कला का जन्म हुआ? तो यह गंधार कला का जन्म हुआ। जब भारत पर यूनानी लोगों ने आक्रमण किया तो अपने साथ वह अपनी संस्कृति को लेकर के आए थे, जिसमें कला को भी शामिल किया जाता है, और वह भारतीय संस्कृति से घुलने मिलने लगे। तो दोनों के सम्मिश्रण से जिस कला का जन्म हुआ उसको गंधार कला के नाम से जानते हैं। तो पहला ही पॉइंट हम लोगों का यह है और इसको आपको याद रखना है। दूसरा, यह विदेशी कला था, यह स्वदेशी कला साथियों नहीं था। दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वप्रथम किस कला के अंतर्गत किया गया था? तो आपका जवाब क्या होगा? गंधार कला के अंतर्गत भगवान बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण जो है वह किया गया था। अब उसमें तीसरा पॉइंट पूछेगा कि किसके मुख से मिलता जुलता भगवान बुद्ध का मुख है? तो यूनानी देवता थे अपोलो। यह देखिए अपोलो, यह यूनानी देवता है अपोलो, और इन्हीं के मुखमंडल के मिलता जुलता मूर्ति का निर्माण भगवान बुद्ध का किया गया था। इसके बाद एक और कला है, उसको भी, और एक और कला है गंधार कला के बाद, वह भी परीक्षा में पूछा जाता है, और वह कला है, मैं यहां लिख रहा हूं, मथुरा कला। मथुरा कला, तो इसका भी जन्म जो है वह मथुरा में हुआ और इसका विकास हुआ, इसीलिए क्षेत्र के नाम पर इस कला का नाम जो है वह मथुरा कला हो गया। साथियों, यह कला जो है वह विदेशी कला है और मथुरा कला जो है वह पूर्ण रूप से स्वदेशी कला माना गया है। यही अंतर है इसमें। और इस कला के अंतर्गत भी भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इन दोनों कला का, इसका और इसका, गंधार कला और मथुरा कला का सबसे अधिक विकास किस काल में? तो कुषाण वंश के काल में, जिसमें कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण शासक था, और कुषाण वंश के समय में गंधार कला और मथुरा कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो मूर्ति कला के अंतर्गत संक्षिप्त बात है, और यह आप लोगों को तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। जैसे हिंद और यूनानी कला के मिश्रण से किस कला का जन्म हुआ? गंधार कला। किस कला के अंतर्गत भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाई गई? गंधार कला। और किस देवता के मुखमंडल के समान? यूनानी देवता का नाम है अपोलो। यह विदेशी कला और यह स्वदेशी कला था। तो आज का हम लोगों का क्लास जो है पुरातात्विक स्रोत में यहाँ मूर्ति कला पर आकर के समाप्त हो रहा है। यह मूर्ति कला जो आप देख रहे हैं, और इसके बाद चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब जाकर के हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत जो है वह समाप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह निश्चित रूप से अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। तो जो नए बंधु हैं, जो नए छात्र छात्राएं हैं, वह सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के चैनल को और लाइक आप कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जितने लोग देखते हैं उतना लाइक जो है वह नहीं करते हैं। तो यह एक तरह से क्या कहा जाएगा,
नाइंसाफी कहा जाएगा कि आप देखते हैं लेकिन आप लाइक का बटन नहीं दबाते हैं। अगर लाइक आपको अच्छा नहीं लगता डिसलाइक कर दीजिए, उससे भी तो अंदाजा मिलेगा। डिसलाइक करने का मैंने कोई यहाँ पर आपको 1 इंच जगह नहीं छोड़ा है। मैंने सब कुछ एक एक करके तोड़ तोड़ करके, जिसको ठेठ बिहारी भाषा में कहते हैं, तो तोड़ तोड़ करके बतलाया गया कि कहीं से किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ अगर अध्ययन किए हैं तो निश्चित रूप से आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो साथियों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यह पसीना लिखिए आप, और इसके साथ बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी कंप्लीट करें, अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुभकामना।